22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की ली जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। राज्य में युवाओं को पर्यटन और होटल व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण के लिए चर्चा की। यूपी घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर। सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। सीएम धामी से मिलने वालों का होगा सत्यापन। उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया निरीक्षण। स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में दी जानकारी। और फाइबर फैक्ट्री के खिलाफ कर्मचारियों ने भरी हुंकार। बिना नोटिस दिए कंपनी ने 200 कर्मचारियों को निकाला बाहर। गुस्साए कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी से मामले में कार्रवाई की मांग की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। 22 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई दौर की बैठक की है। साथ ही सीएम धामी चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही सीएम धामी ने चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी धर्मों में यात्रियों के रहने और खानों की व्यवस्था के मद्देनजर भी अधिकारियों से पूरी जानकारी ली गई है। चारधाम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। अभी तक 13 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रुझान बताता है कि इस बार यात्रा में जबरदस्त भीड़ होने की उम्मीद है। चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आएँ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी लोग, चाहे चारधाम यात्रा पे जिन लोगों की आजीविका चलती है उनका भी, हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होकर निश्चित रूप से यात्रा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री क्लाडियो रैकेनेलो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस मौके पर राज्य में युवाओं को पर्यटन और होटल व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण के लिए चर्चा की गई। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है। इस दिशा में यहाँ के युवाओं में स्किल को बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य में युवाओं को पर्यटन और होटल व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए अगर स्विट्जरलैंड से कुछ अच्छे प्रशिक्षकों की व्यवस्था हो सकती है तो इस दिशा में कार्य किया जाए। राज्य में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। युवाओं को सर्टिफिकेट कोर्स की अच्छी सुविधा मिलने से उनके हुनर को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बेहतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भी स्विस एजुकेशन ग्रुप से मदद ली जाए। विद्यार्थियों को बेहतर व्यावसायिक शिक्षा मिले, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई जाए। साथ ही
राज्य में पर्यटन के साथ साथ साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन, शिक्षा, साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड से अगर कोई प्रतिनिधिमंडल आना चाहता है तो उनको देवभूमि उत्तराखंड में सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस सतर्कता बरत रही है और इस बीच इंटेलिजेंस ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट प्रशासन और मुख्यमंत्री सुरक्षा विभाग को दिया था। इसमें मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को मजबूत करने की सिफारिश की गई थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने वालों का सघन सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले और कवरेज पर जाने वाले मीडिया कर्मियों की भी कई स्तरों पर चेकिंग की जाएगी। इस संबंध में सोमवार को डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। आपको बता दें कि राज्य में केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। ऐसे में इंटेलिजेंस ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट प्रशासन और मुख्यमंत्री सुरक्षा विभाग को दिया। इस संबंध में सोमवार को डीजीपी अशोक कुमार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया है कि वीवीआईपी कार्यक्रमों में एक्सेस कंट्रोल करने की जरूरत पर जोर दिया है। Z+ सिक्योरिटी वाले वीवीआईपी के कार्यक्रमों में जाने वाले लोगों और कवरेज के लिए आने वाले मीडिया कर्मियों के लिए कई स्तर की चेकिंग की बात भी कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से लोग मिलने जाते हैं तो उनका भी सत्यापन किया जाएगा ताकि उनसे कोई गलत व्यक्ति मिलने न जा पाए। एडीजी ने बताया कि वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। जहाँ पे भी ऐसे घटने की संभावना होगा, मतलब ये तो हमारे सिक्योरिटी रिव्यू होते रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और हमारे सिक्योरिटी हेडक्वार्टर की तरफ से भी, सब जगह पे अलर्ट रहे। हमारी जो सूचना तंत्र है वो भी मजबूत करें। और जहाँ पे भी ऐसे घटने की संभावना होगा, मतलब ये तो हमारे सिक्योरिटी रिव्यू होते रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और हमारे सिक्योरिटी हेडक्वार्टर की तरफ से भी, सब जगह पे अलर्ट रहे। हमारी जो सूचना तंत्र है वो भी मजबूत। उत्तराखंड के प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान खेल मंत्री हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। अपने निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों और अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों को तय समय सीमा के अंतर्गत पूरा किया जाए, साथ ही निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं क्रिकेट स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया है कि स्टेडियम में 80% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता है, जिसके लिए डिमांड भेजी है। आपको बता दें कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का हैंडवर्क पूरा हो जाएगा। साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्य ने स्टेडियम के पास प्रस्तावित खेल यूनिवर्सिटी की भूमि का भी निरीक्षण किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के निर्माण में आ रही संबंधित दिक्कतों को दूर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। खेल मंत्री श्रीमती आर्य ने कहा कि प्रदेश में हल्द्वानी खेल विश्वविद्यालय बनाया जाना है, जिसके लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास ही जमीन की तलाश की गई है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के बन जाने से आगामी समय में हमारे राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अवसर मिलेंगे। स्विमिंग पूल जो है, चाहे वो डाइविंग स्विमिंग पूल हो, चाहे वो लर्निंग स्विमिंग पूल हो या बैडमिंटन हॉल हो या ऑडिटोरियम हो, ये भी निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें लगातार काम जारी है। और कार्यदायी संस्था का कहना है कि हम अक्टूबर माह तक में जो है इसे हैंडओवर कर देंगे। तो मैं समझती हूँ कि कार्यावधि पूर्ण होने के उपरांत में अक्टूबर या नवंबर तक में जो है विभाग पूर्णतः जो बजट उसने जारी किया है उसको सुनिश्चित करते हुए फिर हैंडओवर की प्रक्रिया गतिमान करेगा। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के सीमांत खटीमा में स्थापित फाइबर लिमिटेड कंपनी के प्रबंधन ने 200 कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए ही कंपनी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद कंपनी से बाहर किए गए कर्मचारियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि कंपनी की तरफ से 200 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। कंपनी के प्रबंधन ने कहा है कि कंपनी का नुकसान हो रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को बाहर किया गया है। वहीं कर्मचारियों का यह कहना है कि नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी को अगर कंपनी निकालती है तो उसे 3 महीने पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि हम लोग सुबह ड्यूटी कर घर गए
और शाम को नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। 200 वर्करों के नाम की लिस्ट के साथ इन लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। कंपनी ने जिन कर्मचारियों को कंपनी से निकाला है उन कर्मचारियों में कम से कम 50 कर्मचारी ऐसे हैं जो कंपनी में 25 से 30 साल से कार्यरत हैं। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने सभी कर्मचारियों से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि मैं मौका मुआयना करूंगा और इसकी जांच भी करूंगा। इसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साथ ही उपजिलाधिकारी ने कहा है कि आप लोगों का हक दिया जाएगा। संज्ञान में भी आया है, चूंकि उनके कुछ कर्मचारी हमसे भी मिले थे आके, उन्होंने अपनी पीड़ा हमको बताई और जैसा उन्होंने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के उनको निकाल दिया गया, ये जो कि न्याय संगत नहीं है। राज्य सरकार उन सभी कर्मचारियों के साथ में खड़ी हुई है और इसमें उपजिलाधिकारी महोदय से भी हमने कहा है कि इस विषय में आप जांच कीजिए और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन यह है कि हमारी पूरी जो सद्भावना है वो हमारे कर्मचारियों के साथ में है, उनके साथ किसी प्रकार का हित राज्य सरकार नहीं होने देगी। लोगों द्वारा शिकायत की जा रही है कि ये 200 लोग के करीब यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे उनको विदाउट नोटिस इनको वहाँ से हटा दिया गया है और साथ ही उनका जो पैसा बनता है, मतलब जो PF फंड का, वो सब इनको अभी वापस नहीं किया गया। तो लिहाजा इन्होंने ये शिकायत की कि मैंने लेबर इंस्पेक्टर को तलब किया है। लेबर इंस्पेक्टर और मैं स्वयं इसकी जाँच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ब्लैंक कागज़ में पहली बात तो किसी को साइन करना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं भी प्रोविजन नहीं कि आप ब्लैंक पेपर में साइन करें। अगर ऐसा कर रहे हैं वो, तो इसकी भी जांच करें। उत्तराखंड की खटीमा में CSD कैंटीन के भवन का शिलान्यास किया गया, जिसके लिए खटीमा में पूर्व सैनिकों और पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में भूमि पूजन किया गया, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों ने उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। CSD कैंटीन बनने से पहले सैनिकों को लाभ मिलेगा। वहीं CSD कैंटीन के निर्माण को लेकर खेतलसंडा खाम गांव में पूरे विधि विधान के साथ शिलान्यास हो गया। पूर्व सैनिकों ने खुशी जताते हुए पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। साथ ही पूर्व सैनिकों ने कहा कि CM धामी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जनता की हर समस्याओं से रूबरू होते हैं, साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी करते हैं। CM धामी एक ऐसे लोकप्रिय CM हैं कि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विधायक रहते हुए आर्मी कैंटीन खुलवाने की केंद्र सरकार से स्वीकृति कराई थी। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद CSD कैंटीन अस्थायी रूप से पुराने सरकारी अस्पताल में खोली गई। सरकार के निर्देश के बाद स्थायी कैंटीन निर्माण के लिए प्रशासन ने खेतलसंडा खाम में करीब 2.25 एकड़ जमीन स्वीकृत की है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उनकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है और अब जल्द ही कैंटीन का भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए जो हमारी एक कैंटीन यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर 4.5 करोड़ रुपया जो है हमारा सरकार ने प्रस्तावित कर दिया है, जो कि इसका टेंडर पड़ चुका है और बाकी पैसा भी धीरे धीरे आता रहेगा। यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारा पूर्व सैनिक संगठन खटीमा माननीय मुख्यमंत्री के एहसान हैं, जिन्होंने इतना एक सैनिक पुत्र होने के नाते उन्होंने हमारे खटीमा के सैनिकों के लिए इतना किया। और यही नहीं, यहाँ पर उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है हमारा सैनिक स्थल भी बनेगा और यहाँ पर हमारा जो सैनिक शहीद हो गए शहीदों का स्थल भी बनेगा यहाँ पर। और हमने माननीय अजय भट्ट जी को इसके लिए ज्ञापन भी दिया है कि हमारे जो यहाँ पर ESH बनना है उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है, उसकी भी आगे हम तैयारी करेंगे। जल्दी से जल्दी यहाँ पर ESH भी बने और हमारा शहीद स्थल भी बने और हमारा। पहाड़ों की रानी मसूरी में चोरी की घटना लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में एक तरफ जहां चोरों ने सोमवार को मसूरी मासोनिक लॉज बस स्टैंड के पास एक बिरयानी कॉर्नर में देर रात तक चोरों ने नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चोरों ने मसूरी के पशु चिकित्सालय में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत थाने में दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। हमारे वहाँ एक पानी की मोटर लगी हुई थी, जिससे पानी छत में चढ़ता है, टंकियों में भरता है, और वो हमारे गैरेज में थी सर। अब एक दिन अचानक से सुबह देखा तो हम पानी मोटर ऑन कर रहे हैं, पानी चढ़ नहीं रहा। अब इतना हमने देखा नहीं और जाके देखा तो मोटर गायब थी और किसी ने अज्ञात व्यक्तियों ने उसको रिंच से टोटल काटा नहीं है, की से खोल के ले गए मोटर। और उसके बाद फिर दूसरी घटना उसके कुछ दिनों बाद
हमारा लैपटॉप HP का लैपटॉप और iPad बैग वो भी यहाँ से चोरी हो गया जी। कैसे वही पूरी घटना वो तो हमारा लैपटॉप का जो बैग है वो हमारे घर के बाहर से, ये बिल्डिंग के बाहर से चोरी हो गया। थोड़ी देर के लिए गाड़ी में रखा हुआ था? गाड़ी के अंदर था। तो उस समय आपने ध्यान नहीं दिया जब ये लैपटॉप चोरी हुआ? गाड़ी के अंदर तो कई चीज़ें छोड़ जाते हैं हम कई बार ना। हाँ। तो जो यूज़ नहीं होता तो, लेकिन ऐसा चोर गाड़ी के अंदर से ही चोर उठा के ले गए। जब मैं रात दुकान बंद करके गया, सुबह आया, आने के बाद में जब देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे, शटर खुला हुआ था। उसके बाद मैंने अंदर देखा तो सामान बिखरा हुआ था। गले में कुछ पैसे रखे थे, वो नगद सारे निकाल के ले गए। उसके बाद में कुछ सामान उमान सब चोरी हुआ है। पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि हमारा जो सामान चोरी हुआ उसमें जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी हो, उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों को लेकर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ माल रोड और रिंग रोड का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि माफ़ कीजिएगा, ये स्प्रिंग रोड है और स्प्रिंग रोड पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता और नालियों के बंद होने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी को सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि देखा यह जा रहा है कि मसूरी में जहां लोगों को जगह खाली मिल रही है वहीं कब्जा कर दुकानें लगा रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर पालिका को मसूरी में नो वेंडर जोन के लिए महत्वपूर्ण जगहों का जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उसे चिन्हित करना चाहिए। वहीं जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों को आपस में सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने SDM को माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर काम करने वाले सभी अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए, जिससे कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का काम तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माल रोड के पुनर्निर्माण का मुख्य काम 30 अप्रैल से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि पर्यटन सीजन पर लोगों को दिक्कत ना हो। वहीं सौंदर्यीकरण और अन्य कामों को पर्यटन सीजन में जारी रहेंगे। 15 अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और जल निगम, जल संस्थान और PWD यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इनको तत्काल ठीक। खड़िया खनन के कारण कांडा गैस गोदाम के अस्तित्व पर छाए संकट के बादल हरकत में आए। कुमाऊं मंडल विकास निगम और राजस्व विभाग की टीम ने गैस गोदाम की जमीन का सीमांकन करने का निर्णय लिया है। जमीन की सुध लेने पहुंचे कुमाऊं मंडल विकास निगम और राजस्व विभाग को पहले दिन निराशा हाथ लगी। पहले दिन राजस्व विभाग की टीम खाता खेसरा और नक्शे का मिलान करती रही, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल निगम को कांडा में गैस गोदाम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खनन व्यापारी ने गैस गोदाम की जमीन पर अवैध रूप से खनन कर दिया है। शिकायत के आधार पर हरकत में आए और कुमाऊं मंडल विकास निगम जमीन बचाने का प्रयास कर रहा है। सर्वे किया गया, सर्वे के करने पर जो है कुछ भूमि जो है PWD के उसमें भी पाई गई है और उसको क्लियर करने के लिए हमने PWD को बुलाया है और इसका सीमांकन जो है कल पूरा कर लिया जाएगा। प्रबंधक कांडा गैस सर्विस के इनके द्वारा हमको एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें इनके द्वारा ये लिखित में हमको दिया गया कि हमारे गैस गोदाम के क्षेत्र में पिछले हिस्से में काफ़ी खनन का काम चल रहा है, जिसका संज्ञान लेने के लिए हम यहाँ पे आज आए हुए हैं। इसके संबंध में हमें यहाँ पे एक पत्र मिला है DM साहिबा की तरफ से भी और एक कांडा के तहसीलदार साहब की तरफ से। पहले तो हम ये चाह रहे थे कि इसमें हम एक अपना जो हमारी जो ज़मीन है यहाँ पर 9 नाली 6 मुट्ठी के समथिंग, इसका सीमांकन कर लें। इससे पता लग पाएगा कि हमें ज़मीन कहाँ से कहाँ तक की है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का घर है और इन दिनों गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत दुर्लभ भरल की चहलकदमी देखने को मिल रही है। भरल की चहलकदमी गंगोत्री धाम और आसपास के क्षेत्र में दिखने से पार्क प्रशासन उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि भरल का उच्च हिमालयी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य कारक है। ये कहना अपवाद नहीं होगा कि अगर भरल ना हो तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों का पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क के कनखू बैरियर इंचार्ज राजवीर सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि पिछले कुछ दिनों से गंगोत्री धाम के ऊपरी इलाकों और कनखू बैरियर के आसपास भरल की चहलकदमी नजर आ रही है। ये भरल झुंड में पानी और भोजन की तलाश में निचले इलाकों में आ रहे हैं, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अभी भी बर्फ पूरी तरह से पिघली नहीं है। मार्च और अप्रैल माह में ऊपरी गौमुख, तपोवन और उससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। इस कारण भरल के झुंड को भोजन की तलाश में कनखू बैरियर के आसपास आना पड़ रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल को खुल चुके हैं। पर्यटक और ट्रैकर्स गौमुख ट्रैक पर जा रहे हैं, जहां पर पर्यटक के लिए भरल की चहलकदमी देखना एक अलग अनुभव होगा। उत्तराखंड में आए दिन बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। ऐसे में पौड़ी जिले के रिखड़ी खाल और धुमाकोट क्षेत्र में बाघ के हमले से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इस क्षेत्र के विधायक दलीप रावत ने बाघ के हमले से ग्रामीणों को निजात दिलवाने के लिए प्रशासन को गश्त बढ़ाने की निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि दोनों क्षेत्रों में बाघ के हमले के मद्देनजर अब तक रिखड़ी खाल और धुमाकोट तहसील के क्षेत्र अंतर्गत रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने और आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाघों का हमला किए जाने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिस कारण स्थानीय जनता में भय का माहौल है। साथ ही बाघ की तरफ से फिर से हमला किए जाने की प्रबल संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में रात के समय स्थानीय जनता अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। इसके अगले आदेश तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही तहसील धुमाकोट के ग्राम भेड़गांव और उसके आसपास के निकटवर्ती क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त होने और विद्यालय जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्थिति सामान्य होने तक ग्राम भेड़गांव पट्टी के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों को कल भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जी, आज भी मैंने सुना जो है यहाँ भी 2 बाघ हैं लगभग जो है। 2 तो हैं बोले, एक ही जगह पर 2 तो हैं। 2 तो हैं। तो क्या माहौल कैसा है? पूरा दहशत। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को देखने के लिए गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिला प्रशासन की तरफ से की गई चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कमिश्नर ने संतुष्टि जाहिर की। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने 2 बाटा में वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग केंद्र का निरीक्षण करते हुए केंद्र में संचार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन केंद्र में 100 मीटर की परिधि पर संचार सेवाएं क्रियाशील रखी जाएं। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए पेयजल के लिए वाटर एटीएम और पेयजल संयोजन के निर्देश अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दिए। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण करते हुए कमिश्नर ने छठांगा में भूस्खलन जोन के पास पैचवर्क पूरा करने के साथ ही चिन्हित भूस्खलन जोन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही बरसात में सड़क मार्ग कई तरह बाधित ना हो, इसके लिए पर्याप्त मजदूर और मशीनरी तैनात रखने के भी आदेश जारी किए गए। साथ ही किसाला में मोटर पुल की धीमी प्रगति को देखते हुए कमिश्नर ने अधिशासी अभियंता को फटकार लगाते हुए कार्यों में अपेक्षित तेजी लाने के निर्देश दिए। यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए जानकी चक्की में और गंगोत्री जी की यात्रा के लिए तैयारियों के संबंध में आज बैठक की गई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, होटल व्यवसायी हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभी के साथ बातचीत हुई है। उनके सुझाव भी लिए गए, किस प्रकार यात्रा को सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से सुनियोजित ढंग से किया जाए। और विभागों के साथ भी सभी को निर्देशित किया गया है कि अब यात्रा में समय नहीं है, जो उनके कार्य हैं तत्काल पूरा करें, किसी प्रकार का विलंब इसमें ना करें और सभी अधिकारी और सभी विभाग यात्रा को सुचारू करने में लगे हैं। आज 2-3 महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई है, तो हमने सबको आश्वस्त किया है कि पंजीकरण की व्यवस्था लागू है, लेकिन कोई भी ये तीर्थयात्री किसी सुदूर क्षेत्र से यहाँ पहुँचता है
किसी पंजीकरण के अभाव में, उनको भी हम पंजीकरण करके सभी को यात्रा करवाएंगे। किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, जाकि जो लोग आएँ उनका पंजीकरण हो, कोई वापस ना जाए। तो यात्रा सबको कराएंगे। घोड़े खच्चर वाले लोगों की कुछ कठिनाइयाँ थी, उन पे भी विचार विमर्श किया गया है और कुछ उसमें परिवर्तन भी किए गए हैं। तो यात्रा सुगमता से रहे, यही सबके प्रयास। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही यात्रा का आगाज होगा, जबकि केदारनाथ धाम के 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के 27 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। पिछले साल चारधाम यात्रा मार्गों पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण 350 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी का जो रोस्टर है उसको तैयार कर लिया। इस बार यात्रा काल में 21 दिन के बाद ड्यूटी में बदलाव किया जाएगा। चारधाम के कपाट खुलने से पहले डॉक्टर पैरामेडिकल की टीम यात्रा मार्गों पर मेडिकल रिलीफ पॉइंट में मोर्चा संभालेगी। वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन विभाग लिए हुए, यानी कि पूरी तरह से उसमें वो लगा हुआ है और प्रशासन की टीम चारधाम यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते रहते हैं। साथ ही राज्य सरकार भी चारधाम यात्रा को लेकर तत्पर है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक कर अधिकारियों से यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बारे में सीएम धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है ताकि आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।